हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 15 कहता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसका यूज़ कैसा करना है। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं कि फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करो लेकिन पर्पज़ ऑफ बिजनेस के लिए करो। आप अनन्य मतलब बहुत सारी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्पज़ आपका बिजनेस का और फर्म के काम के लिए ही होना चाहिए, तब आप फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। तो बोला गया है, देखते हैं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी हेल्ड एंड यूज्ड बाय द पार्टनर्स एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पजेज ऑफ द बिजनेसेस। ठीक है, दिस सेड बाय सेक्शन 15। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 16 क्या कहता है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में, सेक्शन 15 के बारे में कुछ भी कमेंट दिया गया है क्या बेयर एक्ट में। तो सेक्शन 15 का कमेंट है वो मैं पढ़ती हूँ कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, द लीगल पोजीशन एज सेक्शन 15 precludes the possibility of any property of the firm being shown as separate property of any partner so long as the partnership subsists। मतलब कोई भी अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी मेरी है, एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, ऐसा दावा करता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी जो पार्टनर है वो ये जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, ना कि फर्म की है, ऐसा बोल सकता है। Looking to the provisions of the act, it is very clear that no partner can sell any part of the assets of the partnership firm as belonging to him, and this being the position, no partner can ever validly sell or dispose of any of the partnership property। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई भी पार्टनरशिप में होने वाली एसेट्स होने दो, पार्ट ऑफ द एसेट होने दो, कुछ भी प्रॉपर्टी होने दो, वो कोई भी सेल नहीं कर सकता है और कोई भी उसको डिस्पोज नहीं कर सकता है, बोला गया है। और उसको खुद की प्रॉपर्टी की तरह सेल नहीं कर सकता, डिस्पोज नहीं कर सकता। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वेस्ट इन द फर्म एंड इट डज नॉट वेस्ट इन एनी ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी होती है, जो तीनों ने मिलके अगर ली हुई होगी बिजनेस के पर्पज से, उसका वेस्ट मतलब इंटरेस्ट फर्म में है, फर्म की प्रॉपर्टी है, ना कि वो किसी पार्टनर की है। ठीक है, therefore it would not be possible for any partner to pinpoint any portion of the partnership property as his own property। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो प्रॉपर्टी है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की वो खुद की ओन प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। ऐसा केस रजनीकांत हसमुख लाल गोलवाला वर्सेस नटराज थिएटर 2000 की केस में बोला गया। ठीक है, इसके साथ ही हमारा सेक्शन 15 खत्म हो जाता है और सेक्शन 16 स्टार्ट होता है, जो बोलता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। अगर कोई भी पार्टनर ऐसी कोशिश करता है कि बिजनेस जो चल रहा है इसका फर्म का, उसमें अपना फ़ायदा निकाले या फिर अपने फर्म के इसके अंदर अपने नाम पे अकाउंट खोले, या फिर उसमें से जो ट्रांजैक्शन होता है किसी भी बिज़नेस में उसमें अपना थोड़ा सा हिस्सा ले ले, या फिर बिज़नेस के नाम के अंडर में अपना फ़ायदा करा ले, बिज़नेस के कनेक्शन में अपने कस्टमर बना के अपना फ़ायदा कमा ले, या फिर फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करके खुद को प्रॉफिट अकेले को कमा ले। ऐसा कुछ भी अगर कोई भी पार्टनर करता है, पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको फर्म को पे करना पड़ेगा, ये सेक्शन 16 बोलता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। सबसेक्शन ए, इफ अ पार्टनर डिराइव्स any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and
पे इट टू द फर्म, फर्म को वापस पे करना पड़ेगा, ये सबसेक्शन ए बोलता है। अभी सबसेक्शन बी हम लोग देखते हैं। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business। सीधा सा सिंपल है। अगर कोई भी पार्टनर उस फर्म के अलावा अपना बिजनेस चलाता है और उसी नेचर का बिजनेस है और ऐसी कोशिश करता है कि उधर के सारे कस्टमर उसकी तरफ आ जाए और उसका फ़ायदा हो और उसके अकेले का फ़ायदा हो, तो उस केस में उसको सारा का सारा जो पैसा वहाँ पे उसने कितना भी प्रॉफिट कमाया हो, सारा का सारा फर्म को देना पड़ेगा, फर्म में भरना पड़ेगा। ये सेक्शन 16 बोलता है। सीधा सेक्शन 16 का ये मतलब है कि कोई भी पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगा, वो सबका को प्रॉफिट समझ लो, सबके लिए प्रॉफिट और फर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा सेक्शन 16 बोलता है। इसी के साथ सेक्शन 16 खत्म होकर सेक्शन 17 स्टार्ट होता है, जिसमें आपको बोला गया है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर क्या होते हैं और कब ख़त्म होते हैं, कब शुरू रहते हैं, कब सेम रहते हैं। तो मोस्टली ये जो 3 पॉइंट्स तीनों भी पॉइंट्स में बोला है कि जो आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है वो सेम ही रहेंगे। किस किस केस में? पहला तो अगर फर्म का चेंज हो जाता है, मतलब चेंज ऑफ द फर्म हो जाता है, एक फर्म से दूसरा फर्म में क्या हो जाता है, चेंज होता है, और लेकिन पार्टनर सेम ही रहते हैं। तो दूसरा केस है अगर वो मतलब 1 साल के लिए अगर उन्होंने क्या करा था, पार्टनरशिप की थी, लेकिन उसके बाद भी एक्सपायर होने के बाद भी वो फर्म है वो चालू ही रहती है, वो लोग अपना बिजनेस चालू ही रखते हैं, तो उस केस में भी अपने राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहते हैं। और थर्ड जो केस बोली है, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, मतलब कुछ भी दूसरी चीज़ें, मतलब जैसे कि पहले एक बिजनेस कर रहे थे एक फर्म द्वारा, लेकिन वही फर्म दूसरे कुछ एडवेंचर्स या फिर अंडरटेकिंग्स या दूसरा बिजनेस भी करने लगती है, तो उस केस में भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे। ये तीनों भी केसेस में बोला गया। तो लेट्स सी, एक एक केस हम लोग देखते हैं। पहला केस, आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, वेयर अ चेंज ऑकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, जब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो जाता है पूरा, और दूसरा ही मतलब पार्टनर्स सारे सेम रहते हैं लेकिन फर्म अलग ओपन हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस केस में द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड firm remain the same as they were immediately before the change as far as may be, मतलब जब तक हो सकेगा वो सेम ही रहते हैं उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं बी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म एंड, मतलब जब एक्सपायरी हो जाती है टर्म की फिर भी अगर बिजनेस चालू रहता है, फर्म चालू रहती है, तो वेयर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एज दे वेयर बिफोर द एक्सपायरी सो फार एज दे मे बी कंसिस्टेंट विद द इंसिडेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, मतलब जैसे कि पार्टनरशिप एट विल ही हो गई ना, टर्म ख़त्म हो जाने के बाद भी अगर कोई बिजनेस चालू रहता है मतलब वो पार्टनरशिप एट विल बन गई है, फिर भी वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे। थर्ड पॉइंट है सी, सब क्लॉज सी, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, मतलब फर्म कोई और एक्वायर कर लेती है एडवेंचर्स या फिर अंडरटेकिंग्स, तो क्या होता है, तो सेम ही रहते हैं। पढ़ते एक बार, where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures and undertakings, जब ओरिजिनल एडवेंचर्स उनके काम था, जो भी अंडरटेकिंग थी उन्होंने जितने भी लिया था काम करने के लिए उनके अंडर में, तब उनकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी वही सेम रहेगी जब वो एडिशनल अंडरटेकिंग्स कैरिड आउट करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेक्शन 18 लास्ट लेंगे और उसके बाद हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो सेक्शन 18 क्या बोलता है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। दो बातें मैं इसके बाद आपको बताऊंगी, वो याद रहनी चाहिए, पर ये बात समझिए कि अगर समझो 3 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और उसमें से
एक है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाता है। जब वो फर्म की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने चाहता है तब वो एज ए एजेंट ही क्या होता है, काम करता है। तो याद रखिएगा, जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के बिहाफ में काम करते हैं, वो फर्म में एज ए एजेंट ही होते हैं। तो सारे पार्टनर एजेंट होते हैं, इतना याद रखना। लेकिन इसके बाद जो बोल रहे हो वो बहुत ध्यान से सुनना। अगर पर्टिकुलर कोई काम है, वो काम करने के लिए मैं किसी इंसान को हायर कर रही हूँ, हम तीनों लोग किसी इंसान को हायर कर रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि हम तुझे रेन्यूमरेशन देंगे, इस काम के लिए कुछ सैलरी आपको दी जाएगी। तो अगर सैलरी दी जा रही है और वो इंसान आपको काम करा के दे रहा है, तो एजेंट भले है लेकिन वो हमारा पार्टनर नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ गई होगी कि सारे पार्टनर एजेंट होते हैं लेकिन सारे एजेंट पार्टनर नहीं हो सकते हैं। कोई हम लोग हायर करते हैं किसी इंसान को एज ए एजेंट हमारा काम करने के लिए, तो वो हमारा पार्टनर नहीं बन जाता। तो ये सेक्शन 18 बोलता, मैं आपको बस कंसेप्ट बता रही हूँ, लेकिन सेक्शन 18 सिर्फ पार्टनर एज ए एजेंट बता रहा है। मैंने आपको आगे का भी बता दिया। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि इस एक्ट में कहीं पे अगर एज अ पार्टनर ही दिया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब बाकी चीज़ें प्रिवेल रहेगी, उसके बाद अगर देखा जाएगा तो पार्टनर एज ए एजेंट ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें अगर कुछ इसके अगेंस्ट जाती है, कुछ और बोलती है, तो वो प्रिवेल ज़्यादा करेगी। ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस ऑफ द फर्म कोई परफॉर्म कर रहा है बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर क्या हो जाता है, एजेंट ऑफ द फर्म ही हो जाता है। इस तरह सेक्शन 18 बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म is known as partner to be agent of the firm। पार्टनर एजेंट होता है। इसी तरह सेक्शन 18 खत्म हो जाता है और हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।